हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की प्रश्न बैंक 2021-22 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। जैसा कि आपको पता है, 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 80 अंक के पेपर में 32 अंकों के 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। अर्थात ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम विज्ञान के जीव विज्ञान वाले हिस्से अर्थात अध्याय 6 से 9 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम अध्याय 6 जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वसा को वसीय अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है? अर्थात वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम हमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, लाइपेज। प्रश्न क्रमांक 2, श्वसन की प्रक्रिया होती है। हमारी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, यह श्वसन की प्रक्रिया होती है। सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। श्वसन की जो प्रक्रिया है वह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है और यहां पर कोई भी विकल्प रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं लिखा हुआ है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं सही विकल्प है। प्रश्न क्रमांक 3, यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? 4 विकल्प हैं आपके सामने। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, स्टार्च का शर्करा में विघटन, वसा का वसीय अम्ल में विघटन, वसा का वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में विघटन। सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, स्टार्च का शर्करा में विघटन। अगर हमारे मुंह में लार निकलना बंद हो जाए या लार में एमाइलेज एंजाइम का अभाव हो जाए तो हमारे द्वारा खाए गए भोजन में शर्करा अर्थात स्टार्च का पाचन नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 4, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? विकल्प हैं अमाशय या अग्नाशय या छोटी आंत या बड़ी आंत। प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, छोटी आंत, जिसे हम ग्रहणी या ड्यूोडेनम भी कहते हैं। यह छोटी आंत का अगला हिस्सा है जिसमें यकृत और अग्नाशय से रस लाने वाली सहपित्त वाहिनी खुलती है। तो यकृत रस कहां आके निकलता है? ग्रहणी में। प्रश्न क्रमांक 5, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl का स्त्रावण किस भाग से होता है? अमाशय, अग्नाशय, यकृत या पित्ताशय। सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, अमाशय। हमारे पेट में अमाशय या जठर के अंदर अमाशय रस निकलता है और उस रस में HCl पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका मुख्य कारण है अ, पाइरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन, ब, पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, स, ग्लूकोज का पाइरुवेट में परिवर्तन नहीं होना, अंतिम विकल्प है द, पाइरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। तो हमारी कोशिकाओं के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज पहले पाइरुवेट में और फिर पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण हमें पेशीय थकान महसूस होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान, अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम लिखिए। उत्तर है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पचाता है और अमाशय की दीवारों से स्त्रावित होता है। रिक्त स्थान क्रमांक 2, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम रिक्त स्थान है। अब हमें अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखना है और वह है ट्रिप्सिन। पेप्सिन निकलता है अमाशय के अंदर, ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय से। प्रश्न क्रमांक 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन रिक्त स्थान में होता है। ये तीनों जटिल पदार्थ पच जाते हैं हमारी छोटी आंत या क्षुद्रांत्र में। छोटी आंत का पिछला सबसे लंबा और कुंडलित हिस्सा जहां पर भोजन के सभी जटिल पदार्थ पूरी तरह पच जाते हैं। रिक्त स्थान क्रमांक 4, अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक विकर का नाम लिखिए। अग्नाशय से प्रोटीन पाचक विकर तो निकलता ही है, अग्नाशय से वसा को पचाने वाला भी एंजाइम्स निकलता है और उस एंजाइम का नाम है अग्नाशयी लाइपेज। प्रश्न क्रमांक 5,
श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली रिक्त स्थान गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। हम सांस लेते हैं, सांस की प्रक्रिया में हम कौन सी गैस छोड़ते हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है? उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमारे मुंह से निकली कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम चूने के पानी में डालें तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाएगा। रिक्त स्थान 6, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या रिक्त स्थान होती है। सही उत्तर है 3। पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। ग्लूकोज में 6, ग्लूकोज टूटता है 2 पायरुविक अम्ल में, अर्थात प्रत्येक पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन पाए जाते हैं। रिक्त स्थान क्रमांक 7, कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा रिक्त स्थान होती है, अर्थात कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा कहां से मिलती है? और उत्तर है एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम ऊर्जा पैकेट भी कहते हैं। रिक्त स्थान 8, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं। हमारे शरीर में ढेर सारी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, वो हमारे शरीर को सुरक्षित रखती हैं, उन सबको हम एक साथ, सही उत्तर है, जैव प्रक्रम कहते हैं। यह हमारे अध्याय 6 का नाम भी है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहां होता है? सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है। यह क्रिया कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में होती है। उसके बाद यह पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर फिर टूटता है और हमें ऊर्जा मिलती है। प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहां होता है? सही उत्तर है फेफड़ों के अंदर मिलने वाली वायुकुपिका या एल्वियोलाई में। हमारे फेफड़ों में असंख्यों संख्या में छोटी छोटी वायुकुपिकाएं होती हैं। यहीं पर श्वसन गैसों का विनिमय होता है, अर्थात ऑक्सीजन खून में और खून की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। मनुष्य के रुधिर में लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी के अंदर यह श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 4, मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? मनुष्य में मिलने वाले तरल संयोजी ऊतक का नाम है रुधिर अर्थात रक्त, जिसमें बहने का गुण है, जो रुधिर नलिकाओं के अंदर बहकर पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसलिए रुधिर तथा लसिका को हम शरीर का तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों में भी दिल होता है, उनके दिल में कितने कक्ष होते हैं? सही उत्तर है मात्र 2, एक आलिंद और एक निलय। अगर यहां पे लिखा होता मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो उत्तर होता हमारा 3, अर्थात 2 आलिंद और एक निलय। अगर यहां लिखा होता कि पक्षियों और मनुष्यों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो उत्तर होता 4। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में उस संवहनी ऊतक का नाम हमें लिखना है जो भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सही उत्तर है फ्लोएम संवहनी ऊतक, जो पत्तियों में बनने वाले भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, मानव में उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? अर्थात उत्सर्जन तंत्र की उस संरचना का नाम हमें लिखना है जो रुधिर को छानकर मूत्र का निर्माण करती है। सही उत्तर है वृक्काणु या नेफ्रॉन। इसे हम उत्सर्जन तंत्र की या हमारे वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, एक कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की युक्ति का क्या नाम है? सही उत्तर है अपोहन या डायलिसिस। जब हमारे दोनों वृक्क खराब हो जाते हैं तो हमें अस्पताल में एक निश्चित समयावधि के बाद डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। वहां जो उपकरण है उसे हम अपोहन या डायलिसिस कहते हैं, जो वृक्क के समान हमारे रुधिर को छान देता है, उसमें से उत्सर्जी पदार्थों को अलग कर देता है। बढ़ते हैं अब हम अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। लीजिए, हमारा पहला सही विकल्प है एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। 4 विकल्प हैं आपके सामने: कोशिका काय,
एक्सॉन डेंड्राइट या एक्सॉन के अंतिम सिरे? तो सही विकल्प है विकल्प नंबर द, एक्सॉन के अंतिम सिरे। जहां पर युग्मानुबंध या साइनेप्सिस पाया जाता है, वहीं इलेक्ट्रिक संकेत रासायनिक संकेत में बदल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है? आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा या उपरोक्त सभी? तो आप पहचान गए हैं, सही उत्तर है विकल्प नंबर द, उपरोक्त सभी। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां या संवेदी अंग होते हैं जो बाहरी वातावरण अर्थात पर्यावरण में होने वाली संवेदनाओं या सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। वे 5 हैं, कान, नाक, जिह्वा, आंख और त्वचा। तो यहां पर सही उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 3, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है? अर्थात हमारी तंत्रिका कोशिका में जब सूचना बहती है तो तंत्रिका के किस हिस्से में पहले और किस हिस्से में बाद में पहुंचती है? सही क्रम क्या है? पहले डेंड्राइट, फिर कोशिकाकाय, फिर एक्सॉन, या कोशिकाकाय एक्सॉन डेंड्राइट? विकल्प नंबर सा है एक्सॉन डेंड्राइट कोशिकाकाय, द डेंड्राइट एक्सॉन कोशिकाकाय। किस क्रम में तंत्रिका कोशिका में सूचना आगे बढ़ती है? सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, पहले डेंड्राइट में सूचना आती है। डेंड्राइट सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, वहां से सूचना कोशिकाकाय और बाद में पहुंचती है एक्सॉन की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, वह स्थान जहां से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है? अर्थात एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जिस स्थान पर जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स, तंत्रिका, डेंड्राइट या कोशिकाकाय? तो सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, सिनेप्स या युग्मानुबंध। इसी के द्वारा सूचनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 5, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है? अर्थात प्रतिवर्ती चाप बनाने में कौन मदद करता है? मेरुरज्जु में, न्यूरॉन में, अग्र मस्तिष्क में या उपरोक्त सभी में? तो सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, मेरुरज्जु में। हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मेरुरज्जु द्वारा अर्थात स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो प्रतिवर्ती चाप भी कहां बनेगा? मेरुरज्जु में। प्रश्न क्रमांक 6, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका या प्रतिवर्ती तंत्रिका कोशिका। तो प्रतिवर्ती चाप में सर्वप्रथम सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन को हम कहते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका या सेंसरी न्यूरॉन्स। तो विकल्प नंबर अ हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक 7, मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से, मेरुरज्जु तथा प्रतिवर्ती चाप से, मेरुरज्जु तथा अग्र मस्तिष्क से, मेरुरज्जु तथा पश्चिम मस्तिष्क से? तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर आ, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से। तो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। यही हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। प्रश्न क्रमांक 8, मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है? अ, कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से, ब, मेरुरज्जु तथा पश्चिम मस्तिष्क से, सा, मेरुरज्जु तथा अग्र मस्तिष्क से, द, उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प सही है विकल्प नंबर अ, कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से। तो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र बना होता है कपाल अर्थात मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं से, जिन्हें हम कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं, और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से, जिन्हें हम मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र बना है उनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं से। प्रश्न क्रमांक 9, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मेरुरज्जु या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 9 का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, अग्र मस्तिष्क। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है वो हमें सोचने, समझने, मनन करने, चिंतन करने जैसी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। प्रश्न क्रमांक 10, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है? अर्थात मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया पर कौन नियंत्रण रखता है? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मेरुरज्जु या उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प नंबर सा, मेरुरज्जु सही है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 11, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? विकल्प हैं अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या मेरुरज्जु।
सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है। इसी में सभी संवेदी केंद्र होते हैं। सूंघने, देखने, सूंघने जैसे सारे केंद्र भी अग्र मस्तिष्क में होते हैं। अर्थात हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे आने वाली संवेदनाएं अग्र मस्तिष्क को ही प्राप्त होती हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 12, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में है? अर्थात हमें भूख का अनुभव मस्तिष्क का कौन सा भाग कराता है? चार विकल्प हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या मेरुरज्जु। सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का डायनसेफ्लॉन वाला हिस्सा हमें भूख, प्यास, ठंड, गर्मी, प्यार, घृणा जैसे महत्वपूर्ण चीजों का अनुभव कराता है। प्रश्न क्रमांक 13, रक्तदाब, लार आना तथा वमन अर्थात उल्टी का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? अ, पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में, ब, अग्र मस्तिष्क में, स, पश्चिम मस्तिष्क में, द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में। आप ध्यान दें, रक्तदाब का परिवर्तन, भोजन देखकर मुंह में लार का आना, वमन या उल्टी, ये तीनों ही अनैच्छिक क्रियाएं हैं और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है मेडुला ऑब्लांगेटा जो पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना जैसी क्रिया मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती है? अर्थात हमारे शरीर का बैलेंस बनाना, यह नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? अनुमस्तिष्क से, अग्र मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से या मध्य मस्तिष्क से? सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, अनुमस्तिष्क से। अनु अर्थात छोटा, छोटा दिमाग, यह हमारे पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। ये हमें जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, उतरते हैं सीढ़ियों पर से, डांस करते हैं, उस वक्त ये शरीर का संतुलन बनाने में हमारी मदद करता है। बढ़ते हैं आगे अध्याय 8 की ओर। अध्याय 8 का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखें। किसी कोशिका में आनुवंशिक संकेत निहित होते हैं। अर्थात अनुवांशिक संकेत जो माता पिता से संतानों में जाएंगे वो कहां पर संग्रहित हैं? किसी कोशिका के अंदर, डीएनए में, आरएनए में, कोशिका द्रव में या राइबोसोम में? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, डीएनए में। डीएनए में अनुवांशिक संकेत एक विशेष स्थान पर लिखे होते हैं, उस स्थान को हम जीन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कोशिका के केंद्रक में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है? अर्थात हमारी कोशिकाओं के अंदर बनने वाले प्रोटीन की सूचना कहां लिखी हुई है? माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड अर्थात लवक में, लाइसोसोम में? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर द, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हमने प्रश्न क्रमांक 1 में पढ़ा है लक्षणों को व्यक्त करने वाले प्रोटीन के संकेत केंद्रक के अंदर डीएनए या जीन पर लिखे होते हैं और यहां कहीं भी डीएनए या जीन या गुणसूत्र नहीं लिखा है, अर्थात द उत्तर सही है। प्रश्न क्रमांक 3, अमीबा तथा लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है? अमीबा और लेशमानिया ये दोनों ही एक कोशिकीय प्रोटोजोआ हैं। इनमें होने वाली अलैंगिक प्रजनन की विधि का नाम क्या है? द्विखंडन, मुकुलन, बहुखंडन या स्पोर निर्माण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, द्विखंडन द्वारा। अर्थात अमीबा और लेशमेनिया जो एक कोशीय जीव हैं, इनकी एक कोशिका दो कोशिकाओं में बट जाती है प्रजनन के समय और इस घटना को हम कहते हैं द्विखंडन। प्रश्न क्रमांक 4, प्लाज्मोडियम में जनन होता है। प्लाज्मोडियम भी एक कोशीय प्रोटोजोआ है जो मलेरिया रोग का कारण है। हमें बताना है कि जब हमारे शरीर में या ब्लड में या आरबीसी के अंदर पहुंचता है तो किस विधि के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है। इसकी प्रजनन विधि का नाम क्या है? द्विखंडन, बहुखंडन, स्पोर निर्माण या मुकुलन? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, बहुखंडन द्वारा। प्लाज्मोडियम हमारे आरबीसी के अंदर जाकर बहुखंडन विधि के द्वारा ढेर सारे प्लाज्मोडियम बनाता है जिससे हमारी आरबीसी फटती है और हमें ठंड लगकर बुखार आता है। इसमें एक प्लाज्मोडियम से ढेर सारे प्लाज्मोडियम बनते हैं। इस विधि का नाम है बहु यानी ढेर सारे बहुखंडन। प्रश्न क्रमांक 5, हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या स्पोर द्वारा? सही उत्तर है
मुकुलन द्वारा। इसे हम कलिकायन या बडिंग भी कहते हैं। इसमें हाइड्रा या ईस्ट में एक छोटा सा उभार बनता है जो आगे विकसित होकर नए हाइड्रा या ईस्ट में बदल जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है? हाइड्रा एवं प्लेनेरिया, स्पायरोगायरा, हाइड्रा एवं प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया तथा प्लाज्मोडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, हाइड्रा एवं प्लेनेरिया। पुनरुद्भवन एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है और फिर प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नए जीव में बदल जाता है। यदि हाइड्रा और प्लेनेरिया के 3 टुकड़े हो जाएं तो 3 नए हाइड्रा और प्लेनेरिया बन जाएंगे। यही है पुनरुद्भवन। प्रश्न क्रमांक 7, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है राइजोपस में, हाइड्रा द्वारा, प्लेनेरिया द्वारा या उपरोक्त सभी में? सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, राइजोपस द्वारा। बीजाणु या स्पोर निर्माण द्वारा अलैंगिक प्रजनन कवकों अर्थात फंगसों में होता है और यहां पर फंगस है राइजोपस। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से आवृत बीजी पौधों के पुष्प के मादा जननांग का भाग नहीं है। आप जानते हैं कि पुष्प में मादा जननांग का नाम होता है स्त्री केसर या अंडप। हमें बताना है स्त्री केसर या अंडप में इन 4 में से कौन सा भाग नहीं होता? स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका और पुंकेसर। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर द, पुंकेसर। पुंकेसर मादा जननांग नहीं बल्कि नर जननांग का भाग है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। एक पुष्प में नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनाने वाले भाग हैं, अर्थात पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक कहां बनते हैं? विकल्प नंबर आ, पुंकेसर एवं परागकोश में, ब, पुतंतु एवं वर्तिकाग्र में, स, परागकोश एवं अंडाशय में, द, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर में। प्रश्न क्रमांक 9 का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, परागकोश एवं अंडाशय में। परागकोश में नर युग्मक बनता है और अंडाशय में मादा युग्मक बनता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान, जब मनुष्य में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प रिक्त स्थान कहलाता है। ऐसे पुष्पों को कहते हैं हम एक लिंगी पुष्प, क्योंकि इन पुष्पों में केवल एक ही प्रजनन अंग होता है, या तो नर प्रजनन अंग पुंकेसर या मादा प्रजनन अंग स्त्रीकेसर। और जिस फूल में ये दोनों प्रजनन अंग एक साथ होंगे उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वपरागण। पराग कणों का उसी पुष्प के जायांग पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो तो यह प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। यस, आपको याद आ गया, सही उत्तर है परपरागण। एक पुष्प के परागकण का उसी जाति के दूसरे पुष्प के जायांग पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4, किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण रिक्त स्थान भाग से होता है। बीज की संरचना आपने देखी है, हमें बताना है कि बीज के उस भाग का नाम क्या है जो आगे चलकर पौधे की जड़ बनाएगा। तो सही उत्तर है मूलांकुर। बीज में प्रांकुर और मूलांकुर 2 भाग होते हैं। प्रांकुर बीज के अंकुरण के वक्त तने का निर्माण करता है और मूलांकुर बनने वाले पौधे की जड़ का निर्माण करता है। प्रश्न क्रमांक 5, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण रिक्त स्थान भाग से होता है। तो आप समझ ही गए हैं, बीज का वह भाग है प्रांकुर। रिक्त स्थान क्रमांक 6, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, किशोरावस्था की इस अवधि को रिक्त स्थान कहा जाता है। अर्थात शरीर की वृद्धि बंद हो गई, शरीर का बढ़ना बंद हो गया, अब प्रजनन अंग विकसित होने लगे। लड़कों में लड़कों के लक्षण आने लगे, लड़कियों में लड़कियों के लक्षण आने लगे। जीवन की इस अवधि को हम यौवनारंभ या पुबर्टी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण रिक्त स्थान में होता है। तो मानव शरीर में शुक्राणु बनते हैं नर के वृषण या टेस्टिस में। क्योंकि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शरीर से 3 डिग्री कम तापमान पर होता है, इसलिए नरों में वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण रिक्त स्थान में होता है। तो मनुष्य के शरीर में अंडाणु मादा शरीर के अंदर अंडाशय में बनते हैं। ओवरी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 9, मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण रिक्त स्थान हार्मोन करता है। उस हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन।
क्योंकि आप गौर से प्रश्न को पढ़ें और समझें। प्रश्न में लिखा हुआ है शुक्राणु का निर्माण, और शुक्राणु बनते हैं नरों में, और नर में बनने वाले लिंग हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। अगर यहां लिखा होता अंडाणु, अर्थात बात होती महिलाओं की, तो यहां पर आ जाता प्रोजेस्टेरॉन। रिक्त स्थान क्रमांक 10, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण रिक्त स्थान नामक संरचना से प्राप्त होता है। अर्थात मां के गर्भाशय में भ्रूण मां से एक विशेष संरचना द्वारा जुड़ा रहता है। उस संरचना को हम प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। इसके माध्यम से भ्रूण को पोषण मिलता है। उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है मानव में वृषण के कार्य लिखिए। मानव में वृषण के कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्रावण करना, जो नरों में नर जैसे लैंगिक लक्षण विकसित करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, गर्भ निरोधन की एक विधि का नाम लिखिए। गर्भ निरोधन अर्थात गर्भ धारण को रोकने वाली किसी एक विधि का नाम लिखना है। उत्तर है आपके सामने रासायनिक विधि या शल्यक्रिया विधि या भौतिक विधि। रासायनिक विधि में माला एन और माला डी की गोलियां आती हैं। शल्यक्रिया विधि में पुरुष और महिला नसबंदी आती है, जबकि भौतिक विधि में कॉपर टी तथा निरोध आते हैं। आप इसमें से किसी एक उत्तर को लिखकर आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम लिखिए। यौन रोग जो लैंगिक संपर्क द्वारा फैलते हैं उन्हें हम यौन रोग कहते हैं। अब ऐसे यौन रोग का नाम लिखना है जो वायरस द्वारा फैलता है, और आप सभी परिचित हैं उस रोग से। उस रोग का नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इस रोग को फैलाने वाले विषाणु का नाम है HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो वायरस। प्रश्न क्रमांक 4, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है। ब्रायोफिल्म को हम पत्थरचट्टा या अजूबा भी कहते हैं, और इसमें अलैंगिक प्रजनन या कायिक प्रजनन पत्तियों के द्वारा होता है। उसकी पत्र कलिकाएं नए ब्रायोफिल्म बनाने में मदद करती हैं। बढ़ते हैं आगे अध्याय 9 की ओर। अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए, पहला सही विकल्प, लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। अर्थात सबसे पहले आनुवांशिकता के नियम किसने दिए। रॉबर्टसन, कैरोलस लिनियस, ग्रेगर जॉन मेंडल या अरस्तु। सही उत्तर है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। इसलिए हम मेंडल को आनुवांशिकी का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। अर्थात जन्म लेने वाली संतान लड़का है या लड़की, उनके लिंग का निर्धारण कौन करता है। गुणसूत्र, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो आपको पता है सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, गुणसूत्र। वो भी कौन सा, 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र का लिंग निर्धारण करता है। प्रश्न क्रमांक 3, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र में पाया जाने वाला संयोजन है। अर्थात महिलाओं में जो 23वां जो अंतिम जोड़ा है जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, वो किस प्रकार का होता है। 4 विकल्प हैं, XX, YY, XY या XOO मतलब 0। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, XX। महिलाओं का जो 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र है वो दोनों समान आकार के होते हैं और उन्हें हम XX कहते हैं, जबकि पुरुषों में एक बड़ा और दूसरा छोटा होता है जिसे हम XY कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मेंडल के प्रयोगों में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। 4 विकल्प हैं आपके सामने, प्रभावी जीन, अप्रभावी जीन, समयुग्मजी जीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद आ रहा होगा मेंडल का प्रथम नियम, उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, और उस नियम के अनुसार पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी जीन या प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होता है। तो विकल्प अ हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक 5, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 23 जोड़ी, 22 जोड़ी, 1 जोड़ी या 2 जोड़ी। सोचिए, सही उत्तर है विकल्प नंबर सा, 1 जोड़ी। मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी अर्थात 46, जिसमें से 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र होते हैं अर्थात 44, और अंतिम 23वां जोड़ा अर्थात अंतिम 2 गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो हमसे यही तो पूछा गया है, लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी या 2। तो सही उत्तर है विकल्प सा। प्रश्न क्रमांक 6, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए। सेम, मटर, चना, गेहूं। यस, आपको उत्तर याद आ गया, विकल्प नंबर ब, मटर। प्रश्न क्रमांक 7, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को चुना। मेंडल ने मटर के कितने लक्षणों पर प्रयोग किए। तो सही उत्तर है 7 जोड़ी लक्षण। बढ़ते हैं आगे।
उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अलिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते, कितने होते हैं? यस, 22 जोड़ी या 44। प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है जो लिंग का निर्धारण करते हैं? सही उत्तर है 1 जोड़ी या 2, जो अंतिम 23वां जोड़ा है। प्रश्न क्रमांक 3, शरीर में डीएनए कहां पाया जाता है? याद करिए, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र हैं, वो गुणसूत्र डीएनए के बने हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पर डीएनए होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? तो उसी डीएनए पर होते हैं जीन, जहां आनुवांशिक संकेत लिखा होता है, जहां बनने वाली प्रोटीन की सूचनाएं लिखी होती हैं। तो हमारा सही उत्तर पुनः वही हो जाएगा, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो प्रभाविता का नियम बताता है वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं, अर्थात प्रथम पीढ़ी में दिखने वाले लक्षणों को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। उम्मीद है यह पूरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अपने मित्रों को शेयर करें। ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मुझसे जुड़े रहें। अभी भाग 3 बचा हुआ है। भाग 3 में हम 10वीं विज्ञान के शेष बचे 10 से 16 अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।